जी स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डाइएजोनियम सॉल्ट्स पढ़ने हैं। ये यहाँ पे चैप्टर नंबर 28 लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी गाइड बुक में। और आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है उसमें डाइएजोनियम सॉल्ट टॉपिक है 12.8। चैप्टर नंबर 12 में 12.8 टॉपिक है डाइएजोनियम सॉल्ट्स, इसकी प्रेपरेशंस और इसके सिंथेटिक यूजेस यानी सिंथेटिक एप्लीकेशंस, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह। तो ओपन करते हैं इस चैप्टर को। डाइएजोनियम सॉल्ट्स, चैप्टर नंबर 28। फर्स्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट्स क्या हैं, इनकी नोमेनक्लेचर। ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें N2X ग्रुप मौजूद होगा उनको हम डाइएजोनियम सॉल्ट्स कहेंगे। N2X ग्रुप, ये जो X ग्रुप है, इस X ग्रुप को आप हेलोजन ग्रुप कहेंगे, ठीक है, जनरली हेलोजन होगा। और इसके अलावा ये हेलोजन के अलावा X ग्रुप NO2 ग्रुप भी हो सकता है, HSO4 ग्रुप भी हो सकता है और BF4 ग्रुप भी हो सकता है। डाइएजोनियम सॉल्ट्स में जो वर्ड डाइएजो है, ये दो नाइट्रोजन्स के लिए यूज किया गया है, दो नाइट्रोजन, डाइएजो। और ओनियम वर्ड, इसको हम अमोनियम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अमोनियम सॉल्ट होगा उनको हम ओनियम कहेंगे। डाइएजोनियम, दो नाइट्रोजन वाले अमोनियम कंपाउंड्स। देखिए, जैसे ये फर्स्ट कंपाउंड है, इसमें X की जगह पे हेलोजन ग्रुप, तो ये एरोमेटिक, दो नाइट्रोजन और हेलोजन, तो ये हो गया डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डाइएजो, ओनियम, नाइट्रोजन का जो सॉल्ट है, ठीक है, और ये इसका हेलोजन ग्रुप, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसका नाम। जैसे कि मैंने बताया कि X की जगह पे हेलोजन ग्रुप के अलावा HSO4 ये ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, या BF4 ग्रुप भी हो सकता है। तो ये HSO4 आ गया, तो बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट HSO4। इसी तरह पैरा पोजीशन पे टोलुइन ग्रुप बन रहा है, पैरा टोलुइन डाइएजोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसी तरह ये वाला पैरा नाइट डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये इनकी जनरल नोमेनक्लेचर। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर आप बता देंगे कि दो नाइट्रोजन है, ठीक है, और C6H5 इसका फार्मूला है, ठीक है। इसमें C6H5 फिनाइल ग्रुप मौजूद है, एक क्लोरीन ग्रुप मौजूद है, और इसको हम क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों एनालिसिस के जरिए इस फार्मूला को कंफर्म कर सकते हैं। ये एक क्रिस्टलीन कलरलेस होता है, पानी के अंदर सॉल्युबल है बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है जिसमें N2Cl ग्रुप को रिप्लेस कर लेते हैं हम Cl ग्रुप के साथ, Br ग्रुप के साथ, सियानो ग्रुप के साथ या नाइट्रो ग्रुप के साथ, किसी भी मोनोवैलेंट ग्रुप के साथ इसको रिप्लेस कर लिया जाता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये सॉल्ट लाइक कैरेक्टर देता है, जो कि इसकी कंडक्टिविटी से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इंडिकेशन बाय कंडक्टिविटी। कपलिंग रिएक्शन दे सकता है फिनोल्स और अमाइंस के साथ, जिसमें ये जैसे एक, अगर हम एनिलीन के साथ अमाइंस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन के साथ इसको रिएक्शन करवाएंगे, तो इसमें ये एजो कंपाउंड यानी कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जो है वो इस फिनाइल ग्रुप के सॉरी अमाइन एनिलीन के फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएंगे। रिडक्शन स्टेनस क्लोराइड और
NaCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाई जाती है जिससे ये फिनाइल हाइड्राजीन बनते हैं। ये सॉल्ट्स बनाते हैं जिनको डाई एजोटेट कहा जाता है अल्कली सॉल्यूशन के अंदर, जो कि जी बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को ग्रीस ने डिस्कवर किया था और इसने ये इसका फार्मूला बताया। बेंजीन, इसमें दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच है, दोनों नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड और एक क्लोरीन अटैच है। ठीक है। फर्दर इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ये फार्मूला डिस्क्राइब नहीं करता, जिसमें सॉल्ट लाइक कैरेक्टर, रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl ग्रुप, N2Cl ग्रुप को रिप्लेस करना, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता। रिडक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं करता। और एजो कंपाउंड की फॉर्मेशन, इस चीज को भी ये एक्सप्लेन नहीं करता। फिर कैक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया, बेंजीन के साथ दो नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड और फिर एक क्लोरीन ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच है। तो ये है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, लेकिन ये भी सॉल्ट लाइक नेचर और आयनिक नेचर को डिस्कस नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद ब्लोमस्टेड फार्मूला, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और इस नाइट्रोजन के साथ Cl अटैच है। ठीक है, अच्छा इसके बस इतने से स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं आपने। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड NaOH की प्रेजेंस में OH के साथ इसकी रिप्लेसमेंट होगी। ठीक है, OH ग्रुप इस क्लोरीन ग्रुप को रिप्लेस कर लेता है। फर्दर इसमें अगर हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं, इसका सोडियम डाइएज़ोटेट, तो ये सोडियम डाइएज़ोटेट कैसे बन सकता है? इस बेंजीन डाइअज़ोनियम हाइड्रोक्साइड का इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसमें डाई एजो हाइड्रोक्साइड बनता है, इसमें OH नेगेटिव, ये ट्रिपल बॉन्ड इसका जो है वो खत्म होकर इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनता है। ठीक है, फर्दर ये अपना OH आयन रिलीज करता है और यहाँ पे H प्लस आयन रिलीज करता है और यहाँ पे Na प्लस आकर अटैच हो जाता है, सोडियम डाई एजोटेट बनता है। सोडियम डाई एजोटेट सिस और ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जो इसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज डाइएजोटाइजेशन? हाउ इज बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी? गिव इट्स मैकेनिज्म। डाइएज़ोनियम सॉल्ट को हम एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसमें रिएक्ट करवाते हैं और इनमें हमें बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड मिलता है। इसी तरह से एनिलीन, NaNO2 और HCl, इसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो इससे भी हमें बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है, NaCl सॉल्ट मिलता है प्लस वाटर। ठीक है, और इसको हम कंप्लीट रिएक्शन को डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, इसको हम इस सॉल्यूशन में जो जिस सॉल्यूशन में हमें ये मिलता है, क्योंकि वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है, तो इसको क्रिस्टलाइज करते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइज करके इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ डाइएजोटाइजेशन, मैकेनिज्म क्या है डाइएजोटाइजेशन का? फर्स्ट स्टेप में H प्लस आइन मिनरल एसिड जो हमारे पास मौजूद है HCl, वो रिलीज करेगा। ठीक है, जिसको नाइट्रस एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है, ये इसका जो लोन पेयर है, ये इस H प्लस को
ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे? यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ से बॉन्ड खत्म कर देगा, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन बनेगा। फिर एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है, इस NH2 ग्रुप के पास जो लोन पेयर है वो इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड बना, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये इन दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज होने के बाद लोन पेयर आ गया। अब इसमें H+ आयन दोबारा अटैक करता है और वो H+ आयन इस ऑक्सीजन के ऊपर, देखिए ये H+ आयन अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये जो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो H+ आकर अटैच हुआ है, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ये ठीक है, और H+ आयन ये वाला जो है ये रिलीज हो जाएगा। फिर फर्दर H+ आई इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। फर्दर नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, गिव द सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ डाईएजोटाइजेशन। ये वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, फॉर द सिंथेसिस आपने वही क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। ठीक है, which of the following gives stable diazo compound on treatment with HNO2 and why? जी, एनिलीन मोस्ट स्टेबल डायजो कंपाउंड दे सकता है। ठीक है, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाने पर। एलिफेटिक अमाइंस डू नॉट गिव डायजो कंपाउंड। अल्कोहल इज फॉर्म्ड ऑन ट्रीटमेंट विद HNO2। जब हम इसे रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कोहल बनती है HNO2 के साथ रिएक्शन करवाने पर। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 ग्रुप जो है ये अगर अटैच किया जाए बेंजीन के रिंग के साथ तो इसमें डाईएजोटाइजेशन जो है वो डिक्रीज की जा सकती है। ओके, क्वेश्चन 5, एप्लीकेबल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, यानी कि केमिकल रिएक्शंस क्या है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के। रिएक्शंस दो तरह की ये शो करता है, जिसमें N2 ग्रुप इवॉल्व हो, ठीक है, और N2Cl ग्रुप जो है ये रिप्लेस हो जाए किसी दूसरे मोनोवैलेंट ग्रुप के साथ, और दूसरे वो रिएक्शंस जिसमें ये रिडक्शन दे सकता है, कपलिंग रिएक्शंस ऑफ रिडक्शन, जिसमें नाइट्रोजन एटम उसी तरह का रिटेन हमें मिलता है और वो दूसरे किसी ग्रुप को अपने साथ अटैच कर लेता है। फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिप्लेसमेंट बाय Cl Br और Cn नेगेटिव आयंस। देखिए CuCl यूज करेंगे तो ये Cl यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन है ये इवॉल्व होगी। ठीक है, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। फिर सर जी सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। सर अब हो गई है जी। तो CuBr इस्तेमाल करेंगे तो Br जो है वो इस Cl को रिप्लेस कर लेगा, N2Cl को रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम CuCN यूज करते हैं तो N2Cl को Cn जाकर रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, इन रिएक्शंस को सैंडमेयर्स रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। ठीक है, गटरमैन रिएक्शन क्या है? गटरमैन रिएक्शन में इस Cl को रिप्लेस किया जाएगा, जिसमें हम इसको किसी भी Cn ग्रुप या Cl ग्रुप के साथ, Br ग्रुप के साथ, Cn ग्रुप के साथ रिप्लेस करते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड्स। ठीक है, और कॉपर पाउडर के फॉर्म में, तो ये गटरमैन रिएक्शन कहलाएगा। अगर CuCl की प्रेजेंस में करवाएंगे तो सैंडमेयर रिएक्शन,
और अगर आप हैलोजन एसिड और कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा के रिप्लेस करते हैं N2Cl ग्रुप को, तो ये गटरमैन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये Cl को रिप्लेस कर लिया हमने, Cl आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से हमने HBr को यूज़ किया तो ब्रोमीन ने आकर इसको रिप्लेस कर लिया। ठीक है, और इस तरह से ये रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन। आयोडीन के साथ रिप्लेसमेंट, हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो N2Cl ग्रुप आयोडीन के साथ रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हम फ्लोरीन के साथ रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड यूज करके। ठीक है, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये फिनोल बनता है, OH ग्रुप अटैच हो जाता है। NO2 ग्रुप के साथ रिप्लेसमेंट करवाई जा सकती है। इसी तरह रिप्लेसमेंट बाय एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप के साथ इसकी रिप्लेसमेंट। ये सारे इसके सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, सिंथेटिक एप्लीकेशंस यानी कि इस कंपाउंड से, डाइअज़ोनियम कंपाउंड से हम क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। डाइअज़ोनियम कंपाउंड से क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर की जा सकती हैं, सिंथेटिक रिएक्शंस आप कह सकते हैं, सिंथेटिक एप्लीकेशंस आप कह सकते हैं इनको। ठीक है, हम OH ग्रुप के साथ, आयोडीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, ठीक है, सैंडवेयर रिएक्शन, ये सारे आपके पास यहाँ पे बुक में दिए हुए हैं। नाइट्रो ग्रुप के साथ रिप्लेसमेंट, डाईएजोटाइजेशन, हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अगर आप रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं तो फास्फोरिक एसिड, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और H2O की प्रेजेंस में आप रिएक्ट करवाएंगे तो C6H6 यानी बेंजीन मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं कि इससे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। रिडक्शन, रिडक्शन के लिए हम स्टेनस क्लोराइड और HCl का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये रिड्यूस होकर हाइड्रोजीन बन जाता है। जी, इसके बाद व्हाट इज कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन का मैकेनिज्म। फिनोल एंड टर्शरी अमाइन। कपलिंग रिएक्शन ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं डाइअज़ोनियम सॉल्ट्स के, जिनमें डाइअज़ोनियम आइन इन्वॉल्व होता है और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मौजूद हो, जैसा कि OH ग्रुप हो गया, NHR, NH2 ग्रुप, NHR2 ग्रुप, तो इनके साथ ये रिएक्ट करता है। तो इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है और इसमें एजो कंपाउंड्स बनते हैं, एजो कंपाउंड्स जिनमें दो नाइट्रोजन मौजूद हों। ठीक है, और दोनों नाइट्रोजन के साथ ये ग्रुप अटैच होगा। देखिए कैसे जी, अगर हमारे पास ये जो जी ग्रुप यहाँ पे दिखाया गया है इस एजो कंपाउंड के जनरल फार्मूला में, जी की जगह पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, तो ये उस ग्रुप के लिए मेंशन किया गया है। कपलिंग रिएक्शन जनरली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो हमारे पास बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है ये आयन के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक आयन के तौर पे, इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। तो ये देखिए N2+ आयन बना, ये N2+ आयन इस ग्रुप के पास जो हमारे पास विथड्राइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इसमें ये इस हाइड्रोजन का जो है, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन इसके साथ अटैच हो जाता है बेंजीन के साथ, यानी बेंजीन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड मौजूद है उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे एक्चुअली अटैक होता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये कपलिंग विद फिनोल, फिनोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी बेंजीन की रिएक्टिविटी को एक्टिवेट कर रहा है,
बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से ये आयन, इलेक्ट्रोफिलिक आयन आसानी से अटैक कर सकेगा, ठीक है। और pH 9-10 के अंदर ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन बन जाता है। अच्छा, उसके बाद मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि बेंजीन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस बेंजीन डायोजोनियम आयन के पास जाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये बॉन्ड बन गया। फिर फर्दर बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी वापस हासिल करने के लिए इस बॉन्ड को खत्म कर देता है, ठीक है। हाइड्रोजन के इस बॉन्ड को खत्म कर देता है ताकि ये बॉन्ड बेंजीन का वापस एरोमेटिक, ठीक है। टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन के साथ देखें एनन डाइमिथाइल एनिलीन हमने यूज किया, तो इसमें भी इसी तरह से ये बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगी। तो बेसिकली ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मौजूद हो इस रिएक्शन को करवाने के लिए। अच्छा, उसके बाद हाउ आर डाईएज़ो साल्ट्स प्रिपेयर्ड, ये वही क्वेश्चन नंबर 3 आपका, डाईएज़ो साल्ट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में हमने पढ़ ली, ठीक है। तो बस इसमें यही था आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी में आ जाता है, सिंथेटिक एप्लीकेशंस एंड डाईएज़ोनियम साल्ट्स की प्रिपरेशन, ठीक है। बस ये यहाँ तक आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, डाईएज़ोनियम साल्ट्स, ठीक है। सो डाईएज़ोनियम साल्ट्स के बाद नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है ये आ रहा है नेक्स्ट जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके पास आ रहा है कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ने हैं, बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर है, डाइस कार्बोहाइड्रेट्स, एसिड्स, हेट्रोसाइक्लिक्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपकी जो गाइड बुक है इसमें पेज नंबर 757 पे कार्बोहाइड्रेट्स का ये टॉपिक दिया गया है, और आपकी जो बुक है इसमें ये दिया गया है आपके पास चैप्टर नंबर 14 है, बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स फर्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आप वहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं, दोनों में डाटा तकरीबन एक जैसे ही लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स ओपन करता हूँ, 757, ये आ गया कार्बोहाइड्रेट्स, चैप्टर नंबर यहाँ पे 32 है, ठीक है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, क्वेश्चन दिया गया है जी, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, होते क्या हैं। आपने बताना है कि कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी नेचर में बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस है, ठीक है। जिनमें शुगर, शुगर्स जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, और इनमें नॉन शुगर्स, स्टार्च, सेलुलोज वगैरह, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। शुगर्स क्रिस्टलीन नेचर होते हैं, स्वीट टेस्ट होता है, पानी के अंदर आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं, और नॉन शुगर्स जो हैं ये नॉन क्रिस्टलीन सब्सटेंसेस हैं जिनका स्वीट टेस्ट नहीं होता और इनसॉल्युबल या लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर किए जाते हैं जिस प्रोसेस से, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम सिंपल कंपाउंड यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को हमने क्लोरोफिल में, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल सेलुलोज बना देते हैं, ठीक है। और यही फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनता है प्लांट के लिए। तो ये है कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन के कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। व्हाट इज यूजफुलनेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू ह्यूमन बीइंग,
ह्यूमन बीइंग के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या क्या यूजनेस हैं, तो आप बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। ठीक है, इसको हम फूड के तौर पे, क्लॉथ्स के तौर पे, शेल्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इनमें हम मॉडर्न सिविलाइजेशन में तो पेपर, फोटोग्राफिक फिल्म्स, प्लास्टिक्स के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है। कमर्शली जो है हमको शुगर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये सारे ह्यूमन बीइंग के लिए यूजेस हैं। जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का CxH2O है। ठीक है, CxH2O। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करें तो आप डिफाइन कैसे करेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कंपाउंड्स दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू आइदर ऑफ देम। ठीक है, वो कंपाउंड जिनमें जो इनसे बनाए जा सकें उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो डेफिनेशन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और सब्सटेंसेस दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू आइदर ऑफ देम, इनमें से किसी भी से लिंक से हासिल किए जा सकते हैं। इनमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इनमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है और इसके अलावा इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद होता है। ठीक है, इनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप, इनके दरमियान बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, और इनको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हेमी एसिटल या एसिटल लिंकेज का नाम देते हैं। तमाम कार्बोहाइड्रेट्स उनमें एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इन सबको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशंस, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशंस। जी, क्लासिफिकेशंस इनकी 3 बेसिक ग्रुप्स हैं। ठीक है, वैसे तो ब्रॉडर क्लासिफाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, सो मोनोसैकेराइड्स ऐसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स में इनमें 4, 5 और 6 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। 4 कार्बन एटम होंगे तो टेट्रोसिस, 5 होंगे तो पेंटोसिस और 6 होंगे तो हेक्सोसिस कहेंगे। डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटो ग्रुप है, तो उसको इसी तरह का नाम भी दिया जाएगा एल्डोसिस और कीटोसिस के हवाले से। 5 कार्बन एटम मोनोसेकेराइड हो तो उसको, उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद हो, तो उसमें हम उसको कहेंगे एल्डो पेंटोज, एल्डो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, और पेंटोज 5 कार्बन एटम वाला पॉली सॉरी मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो इसको एल्डो पेंटोज कहेंगे। 6 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड होगा तो उसे हम हेक्सोज कहेंगे, और अगर उस हेक्सोज में कीटो ग्रुप मौजूद है उसे हम कहेंगे कीटो हेक्सोज। ठीक है, एल्डो टेट्रोज, कीटो हेक्सोज, ये सारी इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो जिनको हाइड्रोलाइज किया जाए तो एक खास नंबर मिलता है मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल का। ठीक है, कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है 8 to 10। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स 2 to, आपकी बुक में 2 to 10 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स देता है, मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ठीक है, हाइड्रोलाइज, अगर हाइड्रोलाइसिस करवाई जाए इनकी ओलिगोसैकेराइड्स की, तो ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स दे सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितने मोनोसैकेराइड्स देता है, उसी बेस पे उसका नाम रखा जाता है। डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड्स देगा, जैसे ये देखें सुक्रोज है, वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। ये आप प्रेपरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स के तौर पे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अनदर एग्जांपल रेफिनोज
इसमें आप अगर इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो हमें 3 यूनिट्स मिलते हैं मोनोसैकेराइड्स के, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ट्राइसैकेराइड्स कहेंगे ऐसे कंपाउंड को, ठीक है। तो लास्ट क्लासिफिकेशन इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इनसे हमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स मिलते हैं अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, जैसे स्टार्च या सेलुलोज, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला C6H10O5N होता है, N कैन बी लार्ज, ठीक है। जैसे स्टार्च है उसको हम NH2O के साथ हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो ये पॉलीसैकेराइड ग्लूकोज के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा। तो ये आप मोनोसैकेराइड्स की प्रेपरेशन के तौर पे भी इनको मेंशन कर सकते, ठीक है। तो इन क्लासिफिकेशंस के बाद नेक्स्ट है ऑकरेंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की ऑकरेंस और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्लूकोज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक अबंडेंट शुगर है जो कि हनी के अंदर, ठीक है, स्वीट फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, ब्लड यूरिन ऑफ एनिमल्स में पाया जाता है, ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट में 0.1% ब्लड शुगर मौजूद होती है और अगर किसी पर्सन को डायबिटीज हो तो उसमें 8 to 10% ये पाया जाता है, ठीक है। इन कंबाइंड फॉर्म मैनी सैकेराइड्स, मैनी डाइसैकेराइड्स जो हैं सच एज सुक्रोज, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज वगैरह ये शामिल हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस स्वीट क्रिस्टलीन कंपाउंड होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है, पानी के अंदर आसानी से सॉल्युबल हैं, स्पेरेंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल बट इनसॉल्युबल, ठीक है। ये चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज आप बयान कर देंगे उसमें। उसके बाद डिस्क्राइब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज, ये जिनमें हम इसको केमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। ग्लूकोज में मोनोसैकेराइड, ऐसे मोनोसैकेराइड हैं जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप के रिएक्शंस दे सकते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं ब्रोमीन, वाटर, Br2 ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो ये जो SHO ग्रुप लगा हुआ है, CH2 ग्रुप, CHO ग्रुप, ये COOH ग्रुप बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड, ओनली CHO इफेक्टेड, ठीक है, Br2 की प्रेजेंस में। लेकिन अगर आप नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं HNO3, तो नाइट्रिक एसिड HNO3 की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होकर COOH यहाँ भी और इधर भी COOH ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये अल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइडिक दोनों ग्रुप्स को नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड, अमोनिकल सिल्वर टॉलरेंस टेस्ट, इसी तरह फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी ये देता है, तो क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। टॉलरेंस रिएजेंट, मेटालिक सिल्वर, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, कॉपरस ऑक्साइड, ठीक है, व्हिच इज रेड प्रेसिपिटेट। टॉलरेंस रिएजेंट AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने से हमें एक सोल्यूशन मिलता है, इस सोल्यूशन को हम टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। AgOH जो है वो Ag2O बनाता है, ये सोल्यूशन होता है पूरा, इस सोल्यूशन को टॉलरेंस रिएजेंट का नाम दिया जाएगा, जिसमें Ag2O ग्रुप जो है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा COOH में, ग्लूकोनिक एसिड, और सिल्वर मिरर बनता है। तो ये इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी दे सकते हैं आप। इसी तरह पहले सोल्यूशन टेस्ट, वो भी ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, SHO ग्रुप का COOH ग्रुप बन गया। रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन सॉर्बिटॉल में रिड्यूस होते हैं, ठीक है। सोडियम अमलगम और वाटर इसमें हम यूज करते हैं, जिसमें रिडक्शन करवा के ग्लूकोज को सॉर्बिटॉल बना दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रिडक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HI, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में 373
3 केल्विन टेम्परेचर पर ग्लूकोज को रिड्यूस किया जाए तो ये एन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आयोडोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है। इन दोनों HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इस SHO ग्रुप के साथ एक ग्रुप अटैच हो जाएगा OH और CN जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ग्लूकोज सियानोहाइड्रेट बनता है, जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज करवाया जाए तो ये COOH, ठीक है, और हाइड्रोक्सी एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये हेप्टानोइक एसिड बनाता है। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सल अमाइन, हाइड्रोक्सल अमाइन के साथ अगर आप ग्लूकोज का रिएक्शन करवाते हैं तो ग्लूकोज ऑक्साइम बनता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और एन डबल बॉन्ड कार्बन बन जाएगा। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजीन का जो H2 ग्रुप है ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बनकर निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा इसके दरमियान, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा। फर्दर ये रिएक्शन इधर स्टॉप नहीं होता, ठीक है, ये जो फिनाइल हाइड्रोजोन बना है ये फर्दर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और फिनाइल हाइड्रोजोन से फिर फर्दर फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ दोबारा रिएक्ट करता है और ये ग्लूकोसाजोन बनता है। दो नाइट्रोजन्स डबल बॉन्डेड अटैच्ड हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आपकी बुक में ये डायरेक्ट लिखा हुआ है 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोसाजोन बनता है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसके रिएक्शंस हैं। इसी तरह जरूरत नहीं है, हाइड्रोक्सल ग्रुप, रिएक्शंस ऑफ द हाइड्रोक्सल ग्रुप, जी इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप भी मौजूद है CH2OH ग्लूकोज में। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए, ठीक है, या एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो इस H+ आयन को रिलीज कर लिया जाता है और इसकी जगह पे ये ग्रुप CH3CO2O ये यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, OCOCH3, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाता है, ठीक है। इसका दूसरा मॉलिक्यूल है एसिटिक एनहाइड्राइड का, वो इसके H+ को एक्सेप्ट करता है और बन जाता है एसिटिक एसिड। रिएक्शन विद मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएं तो ग्लूकोज का जो OH ग्रुप है, ठीक है, CH2OH, ये OH H+ के साथ रिएक्ट करता है और ये मिथाइल अल्कोहल का OCH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, मिथाइल ग्लाइकोसाइड बनता है। मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्शन करवाएं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो H+ आयन और इसका OH वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कैल्शियम ग्लूकोसेट बनेगा। मिसलेनियस रिएक्शंस, एक्शन ऑफ एसिड HCl के साथ अगर आप हीट करवाएं तो 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉस्फेट बनता है, ये देखिए ग्लूकोज, इसमें HCl के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन जाते हैं, ठीक है। इसमें से इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें भी इसी तरह H और OH रिलीज हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ थ्रू लिंक बनता है 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुरल, ठीक है, और इसमें फिर HCl के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे तो लिविलेनिक एसिड बन जाएगा। फर्मेंटेशन रिएक्शन है, ग्लूकोज जाइमेज के साथ प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये बन जाता है इथाइल अल्कोहल। रिएक्शन विद अल्कलीज, ग्लूकोज ब्राउन रेजिन में कन्वर्ट होते हैं अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ अल्कलीज लोब्री डी ब्रांड Atkinson rearrangement take place which produces mixture of plus glucose plus mannose and minus fructose, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 है, establish the open chain structure of glucose,
ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाइए ग्लूकोज का, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपने देनी है। अगर आप ग्लूकोज को रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये ग्लूकोज रिड्यूस होकर एन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है, जो इस बात की इंडिकेशन है कि इसमें 6 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ पे ये आ गए ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ये सारे रिएक्शंस हैं, जैसे ये हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में फॉस्फोराइड की प्रेजेंस में ये रिड्यूस होकर सॉर्बिटॉल बना रहा है, जिसको फर्दर AC2O के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, ये सारे रिएक्शंस हैं जिनमें ग्लूकोज की 6 कार्बन एटम्स का जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और इस अबव स्ट्रक्चर को ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर है, यानी कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह स्ट्रेट चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके ये रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ये स्ट्रेट चेन में भी एग्जिस्ट करता है और साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहले ये स्ट्रेट चेन के इसके सारे मॉलिक्यूल के रिएक्शंस हैं जो कंफर्म करते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है। ठीक है, फर्दर इसकी जो हम क्लीवेज करवाते हैं मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो उसकी पीरियोडिक जिससे ये 5HCOOH मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड्स 1 फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ठीक है, 5 फॉर्मिक एसिड्स और 1 फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल बनता है। तो ये रिएक्शन इस बात की कंफर्मेशन देता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये रिएक्शन लिखे हुए हैं इसके फर्दर एक एक जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है वो कैसे कैसे बनता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लस ग्लूकोज। प्लस ग्लूकोज का मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं, क्योंकि हम ग्लूकोज में टोटल 4 कार्बन एटम्स 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर 4 एसिमेट्रिक हैं तो इसका मतलब है 2 पावर 16 इसकी कॉन्फ़िगरेशंस मिल सकती हैं। ठीक है, और वो 16 कॉन्फ़िगरेशंस में ठीक है डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगी। एमिल फिशर और इसके को-वर्कर्स ने डी ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन को जाहिर किया कैसे? क्रॉस फार्मूले के साथ। देखिए कि कॉमनली हम इस ग्लूकोज के डी ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। CHO कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेकंड कार्बन पे हमारे पास जो है वो पहली, अगर इस कार्बन को देखें तो ये आपके पास पहली कायरल कार्बन है, तो फर्स्ट कायरल कार्बन के पास जो OH ग्रुप है वो राइट साइड पे है, इसी बेस पे इसको डी ग्लूकोज का नाम दिया गया है। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स डी ग्लिसराइड यानी कि OH ग्रुप राइट साइड पे जो मॉलिक्यूल है डी ग्लिसरैल्डिहाइड उसी के हवाले से नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इन सारी कार्बन एटम्स जिनको स्टार किया गया है इनको आप क्रॉस के साथ शो करेंगे, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस और ये क्रॉस। तो ये चारों क्रॉस जाहिर करते हैं कि यहाँ पे एक एक कायरल कार्बन मौजूद है। जी, डी ग्लूकोज को डी अरेबिनोज से हासिल किया जाता है बाय किलियनिज सिंथेसिस के जरिए। किलियनिज सिंथेसिस क्या है? ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बन चेन को बढ़ाया जाता है। ठीक है, डी अरेबिनोज में हमारे पास 5 बढ़ा देते हैं तो ये किलियनेसिस सिंथेसिस कहलाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 हमें 2 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इसमें फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड पे है और इसमें फर्स्ट ग्रुप पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है।
जी, ग्लूकोज और ग्लूकोज ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनको ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो स्टेरिक एसिड मिलता है जिसमें एंड ग्रुप CHO और CH2OH ग्रुप्स होते हैं, जिनको हम इंटर कन्वर्ट करते हैं COOH ग्रुप के अंदर। इसका मतलब ये है कि कॉन्फ़िगरेशन में एसिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद है। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में दोनों कंपाउंड्स में मौजूद। जैसे ये देखें, स्ट्रक्चर 1 है, इसमें हम एंड ग्रुप का इंटरचेंज करते हैं CHO और CH2OH। इसमें इस ग्रुप की जगह पे ये वाला ग्रुप देखिए, ग्रुप में इंटरचेंज किए, तो ये इसको कहेंगे, इसका डिफरेंट कंपाउंड है। ठीक है, और इस कंपाउंड को कहेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर 2 को, जिसमें OH ग्रुप जो है वो अब लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, पहले हमारे पास OH ग्रुप राइट साइड पे था, अब हमारे पास OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है। अब अगर हम एंड ग्रुप्स को इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट ये वाला ग्रुप और इसके साथ इंटरचेंज करते हैं, ये देखिए CH2OH आ गया ऊपर और इससे CHO आ गया। ठीक है, हमने इंटरचेंज कर लिए एंड ग्रुप्स। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर 4 को स्ट्रक्चर 2 के साथ कंपेयर करें तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 4। हालांकि स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2, ये वाला स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 3, ठीक है, 1 एंड 3, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। पहला स्ट्रक्चर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पे है। ठीक है, और हमने इस CHO ग्रुप को इसके साथ रिप्लेस किया, ये रिप्लेस कर लिए दोनों ग्रुप्स, तो ये डिफरेंट कंपाउंड है जिसको हम ग्लूकोज कहेंगे। और अगर आपके पास इस मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में OH लेफ्ट साइड पे हो, ठीक है, OH लेफ्ट साइड पे हो और फर्स्ट और लास्ट कार्बन को आप रिप्लेस करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं, तो जो मॉलिक्यूल मिलेगा, और इसमें स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 4 में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं होगा, यानी कि वो एक ही मॉलिक्यूल है। जस्ट हमने क्या किया है कि स्ट्रक्चर 4 को अगर आप रोटेट करते हैं 180 डिग्री तो आपको स्ट्रक्चर 2 मिल जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले इंटरचेंजिंग में ऐसा नहीं है, ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है, जबकि नीचे वाले जो हमारे पास OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, इसमें अगर आप इंटरचेंज कर भी दें ऊपर वाले और नीचे वाले ग्रुप्स को तो फिर भी वो एक ही मॉलिक्यूल रहता है। ठीक है, अच्छा, इस स्ट्रक्चर 2 को हम डी मैनोज कहते हैं, डी मैनोज, और इसको हम डी ग्लूकोज। जी, नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कस द एविडेंस लीडिंग टू साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। जी, अब हमने बताना है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसका आप एविडेंस बताएं। ठीक है, पहले हमने एविडेंस बताया कि डी ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर है, और अब हमें एविडेंस देना है कि डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये है कि डी ग्लूकोज जो है ये लीनियर और साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लीनियर में भी एग्जिस्ट करता है ओपन चेन के अंदर, और साइक्लिक में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है, जिनमें ओपन चेन अगर स्ट्रक्चर हम बयान करें तो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज के इन फॉलोइंग रिएक्शंस को एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, इन ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कौन कौन सी? ग्लूकोज पिंक कलर शिफ्ट रिएजेंट का जो पिंक कलर है उसको रिस्टोर नहीं कर पाता। ठीक है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एल्डिहाइडिक कंपाउंड की, यानी कि अगर ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है तो इसको शिफ्ट रिएजेंट का पिंक कलर रिस्टोर करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं करता। तो इसका मतलब है इसके पास जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो पूरी तरह से मौजूद नहीं है। इसी तरह ग्लूकोज अमोनिया और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता और एडिशन कंपाउंड्स नहीं देता।
ठीक है, एडिशन कंपाउंड देने के लिए रिएक्ट नहीं करता, जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप के रिएक्शंस हैं। इसका मतलब है इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद नहीं है, लेकिन ऊपर पढ़ा था एल्डिहाइडिक ग्रुप है। जी हाँ, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नहीं है वहां पे, दोनों ये जाहिर करते हैं। थर्ड पॉइंट, ग्लूकोज डी ग्लूकोज आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जो कि म्यूटर रोटेशंस देते हैं। म्यूटर रोटेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें स्पेसिफिक रोटेशन, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की स्पेसिफिक रोटेशन इक्विलिब्रियम वैल्यू से थोड़ी सी चेंज होती है। ठीक है, इसको हम म्यूटर रोटेशन कहते हैं। आपको एग्जांपल देख के समझाता हूँ। ठीक है, ये आपकी म्यूटर रोटेशन की बुक में भी लिखा हुआ है। ये डी ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स विच अंडरगो म्यूटर रोटेशन। ठीक है, आपकी बुक में भी हेडिंग दी गई है इस चीज की, और बताया गया है कि अगर आप देखें डी ग्लूकोज को, ठीक है, ऑर्डिनरी हमारे पास डी ग्लूकोज होता है। ऑर्डिनरी डी ग्लूकोज को अगर आप लें और उसकी स्पेसिफिक रोटेशन चेक करें तो वो +112 डिग्री रोटेशन इसकी मिलती है। ठीक है, ऑर्डिनरी डी ग्लूकोज की, उसको हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर और उसकी हमें रोटेशन मिलती है +112 डिग्री। और इस ऑर्डिनरी डी ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन, 146 डिग्री सेंटीग्रेड है। ताहम अगर आप इसी सॉल्यूशन को एवेपोरेट करते हैं, वाटर इसमें से एवेपोरेट करते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइज करते हैं, और क्रिस्टलाइज करने के लिए टेम्परेचर आप रखते हैं 98 डिग्री। ठीक है, इस सॉल्यूशन को 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर एवेपोरेट करते हैं, वाटर इसमें से एवेपोरेट कर लेते हैं और डी ग्लूकोज को क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। अब जो आपको क्रिस्टलाइज्ड डी ग्लूकोज मिला है, इसका आप मेल्टिंग पॉइंट अगर चेक करें तो मेल्टिंग पॉइंट आपको पता चलेगा +150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, 423 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, और इस यानी कि अब देखें तो आपको पता चला कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ है, बढ़ गया है। मेल्टिंग पॉइंट अब हमारे पास बढ़ गया है, और अगर आप इसी जिसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया है डी ग्लूकोज का, अगर इसकी स्पेसिफिक रोटेशन चेक करें तो आपको पता चलेगा कि स्पेसिफिक रोटेशन +19 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई है। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन +19 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई है। The specific rotation increases from +19 to 52 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि हमारे पास हुआ क्या है कि जो ग्लूकोज का हमने सॉल्यूशन लिया था, उस ग्लूकोज के सॉल्यूशन में से हमने एवेपोरेट किया वाटर को। ठीक है, और जब क्रिस्टलाइज करके उसका मेल्टिंग पॉइंट देखा तो मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन। ठीक, और उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन थी वो +19 डिग्री सेंटीग्रेड से, सॉरी, +19 डिग्री से 52 डिग्री बढ़ गई। ठीक, तो ये डी ग्लूकोज दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, दो फॉर्म्स के अंदर, एक वो फॉर्म जिसने +1/2 डिग्री रोटेशन दिखाई, ठीक है, और दूसरी वो फॉर्म जिसने +19 डिग्री रोटेशन दिखाई। ठीक है, दो फॉर्म्स हैं, एक वो फॉर्म जिसने +1/2 डिग्री दिखाई और दूसरी वो फॉर्म जिसने +19 डिग्री रोटेशन दिखाई। तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं डी ग्लूकोज की, तो इनको हम अल्फा डी ग्लूकोज कह देंगे, और जिसकी लो डिग्री रोटेशन है उसको हम बीटा डी ग्लूकोज कह देंगे। याद रखिएगा कि जब ये दोनों डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, जिसकी
112 डिग्री और 19 डिग्री रोटेशन है, इन दोनों को आप अगर वाटर के अंदर हल कर लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं, तो फिर दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। और जो रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन, वो 52.7 डिग्री प्लस की फॉर्म में हमें नजर आती है। प्लस 52 डिग्री, 52.7 डिग्री रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन आपको मिलती है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस रोटेशन को, जो इसमें इक्विलिब्रियम पे हमें नजर आई है, इसको हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये दोनों म्यूटा रोटेशन दे सकते हैं, यानी कि दोनों मिलकर इक्विलिब्रियम में एक एक ही डिग्री ऑफ रोटेशन 52.7 डिग्री ऑफ रोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में ये प्रॉपर्टी है कि ये म्यूटा रोटेशन दे सकते हैं। ये आ गए इनके स्ट्रक्चर्स, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। अल्फा डी ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन जिसके पास OH ग्रुप राइट साइड पे है, ठीक है, वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच होती है, और वो उसका जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप है, वो इस ऑक्सीजन का जो लिंक है वो 5वें कार्बन के साथ बन जाता है। सो पहला कार्बन और 5th कार्बन ये आपस में ऑक्सीजन के थ्रू लिंक्ड होते हैं। इसको हम कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन है और इसकी अल्फा रोटेशन है +112 डिग्री। और बीटा डी ग्लूकोज, इसकी रोटेशन कितनी है? +19 डिग्री। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन है। ठीक है, ये मिस्टेक है, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसकी जो रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये 2 रिंग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज में आपने याद रखने के लिए कि OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा बीटा, और OH ग्रुप अगर राइट साइड पे है तो अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, कार्बन नंबर 1 पे जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों फॉर्म्स के अंदर वो डिफरेंट है। ठीक है, कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। तो इससे ऐसे कंपाउंड जिनमें हमारे पास कार्बन एटम के पास जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट या राइट साइड पे होगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, तो इसको हम इस कार्बन को एरोमेरिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, एरोमेरिक कार्बन, और इन दोनों आइसोमर्स को हम कहेंगे एनोमर्स। ठीक है, कार्बन से मिलते हैं एनोमर्स। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो ग्लूकोज है इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर, इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से 2 किस्म की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं ग्लूकोज के। ठीक है, 2 किस्म की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज और सेकंड ये बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के साथ OH ग्रुप की जगह OCH3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो ये अल्फा बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स कहलाते हैं। और ये अल्फा बीटा डाइग्लूकोसाइड्स म्यूटा रोटेशंस इनमें एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ये प्लेन पोलराइज को लेफ्ट या राइट साइड पे ही रोटेट करते हैं। ठीक है, एक ही डिग्री पे रोटेट करते हैं। रिएक्शंस, अगर हम टॉलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, और ओसाजोन फॉर्मेशन, इन तीनों रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया जा सकता है ओपन चेन की फॉर्म में। ठीक है, रिंग का साइज, साइज ऑफ द रिंग, हॉवर्थ और इसके को वर्कर्स ने डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे काम किया, ठीक है, और ग्लूकोसाइड्स के स्ट्रक्चर्स पे, और बताया कि ये 6 मेंबर्ड रिंग नहीं है। पहले ये समझा जाता था कि इसमें कार्बन एटम 6 हैं, तो ये ग्लूकोज जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन हॉवर्थ ने बताया कि ये 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें ये देखें
जो इसमें हमारे पास ग्रुप मौजूद है, अगर हम बात करते हैं मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड की, ठीक है, मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड ऑन ट्रीटमेंट विद मिथाइल सल्फेट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो ये इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइल बीटा 2,3,4,6 टेट्रा ओ मिथाइल डी ग्लूकोसाइड, ठीक है। इस पोजीशन पे आपके पास OH ग्रुप की जगह पे, यानी कि H ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया CH3 ग्रुप। इसी तरह यहाँ से भी H रिप्लेस होकर CH3, यहाँ से भी H रिप्लेस होकर CH3 ग्रुप अटैच हो गया। तो इसमें 3 आपके पास CH3 ग्रुप्स मिले हैं आपको, ठीक है। अच्छा, फर्दर HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये COH ग्रुप बनता है, ठीक है। ये कुछ इसके रिएक्शंस हैं जो कि इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये सारे रिएक्शंस हैं जो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए, ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेंजीन ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हॉवर्ट्स ने प्रपोज किया, अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज की पहचान कार्बन नंबर 1, ठीक है, साइक्लिक रिंग में जो कार्बन नंबर 1 है इसमें OH ग्रुप अगर नीचे मौजूद है तो अल्फा, और अगर कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप अपर साइड पे मौजूद है, ऊपर मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। तो ये है अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज का फर्क, ठीक है। बाकी सब सेम है, ठीक है, ऑक्सीजन है, H है, OH है, OH, ठीक है। तो ये है हॉवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है, अल्फा बीटा डी ग्लूकोज की। तो बस आज का लेक्चर हम यही पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसी को आगे लेके चलेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।